नमस्कार। अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल पर मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हिंदी में आज हम सर्वनाम के बारे में बात करने वाले हैं, यानी प्रोनाउन को आज हम पढ़ेंगे। हिंदी की क्लासेस पहले से गतिमान थी, लेकिन किसी कारणवश वो बंद हो गई थी। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम सर्वनाम के बारे में बात करेंगे। अगर पिछली क्लासेस की बात करें तो हम हिंदी को कारक तक पढ़ चुके हैं और कारक से आगे बढ़ते हुए आज हम सर्वनाम के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि सर्वनाम से संबंधित जितने भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं हिंदी सेगमेंट में, अगर आप इस एक वीडियो को देखते हैं, ये ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, बड़े ही शॉर्ट फॉर्म में मैंने इसको बनाया है। और अगर आप इसको देखते हैं तो निश्चित रूप से आप सर्वनाम से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे आपके एग्जाम में, उनको आप चुटकियों में हल कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं सर्वनाम की। सर्वनाम शब्द को अगर देखें तो इसको अंग्रेजी में कहा जाता है प्रोनाउन। और सर्वनाम शब्द को अगर हम तोड़ते हैं तो दो शब्द निकल करके आते हैं। कौन कौन से? सर्व और नाम। ठीक है। अगर इनका अर्थ देखें तो सर्व का अर्थ है सभी या सबका, और नाम का मतलब आप जानते हैं नाम होता है। तो सर्व नाम का अर्थ हुआ सबका नाम। यानी हम कह सकते हैं कि सर्वनाम एक ऐसा टर्म है हिंदी के अंदर जो सबके लिए यूज किया जाता है। अगर इसकी परिभाषा को देखें तो परिभाषा कुछ इस तरीके से इसकी बताई जाती है कि वे शब्द जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि सर्वनाम जो है मेनली यूज किया जाता है जो भी नाउन होती हैं, संज्ञा होती हैं, उनके रिपीटेशन को रोकने के लिए। ठीक है। यानी जैसे मान लीजिए हम कोई निबंध लिख रहे हैं हम गांधी जी के ऊपर, तो गांधी जी का जन्म ऐसे ऐसे यहाँ पे हुआ था। अब हर लाइन में जब हम गांधी जी के बारे में बात करेंगे तो हर लाइन में हम उनको गांधी जी कह के डिनोट नहीं करेंगे। गांधी जी का जन्म यहाँ हुआ था। गांधी जी एक बड़े अच्छे देशभक्त थे, उन्होंने देश की स्वतंत्रता में अपना अहम योगदान दिया। तो अब मैंने यहाँ पे क्या यूज किया? उन्होंने यूज किया। तो जो उन्होंने शब्द मैंने यहाँ पे यूज किया है, ठीक है, तो ये शब्द जो है किसके स्थान पर यूज किया गया है? गांधी जी के स्थान पर यूज किया गया है। तो ये क्या है? सर्वनाम है। गांधी जी क्या है? संज्ञा, क्योंकि एक नाम है और नाम संज्ञा हो जाता है। ठीक है। तो संज्ञा के स्थान पर हमने उन्होंने यूज किया, तो ये उन्होंने क्या है? ये क्या है? अपने आप में एक सर्वनाम है। इसको और थोड़ा सा अच्छी तरीके से देखते हैं। जैसे राम एक अच्छा लड़का है। राम एक अच्छा लड़का है। हम राम के बारे में बात करें, राम एक अच्छा लड़का है। राम रोज स्कूल जाता है। राम रोज स्कूल जाता है। राम पढ़ने में तेज है। आप देखते चलें, राम पढ़ने में तेज है। अब मैं राम के बारे में यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो हर लाइन में मैं राम राम ही जो है इस जगह पे यूज कर रहा हूँ। लेकिन इसको अगर सही तरीके से यूज किया जाएगा, यानी सर्वनाम का प्रयोग अगर इसमें किया जाएगा तो कुछ इस तरीके से किया जाएगा कि राम एक अच्छा लड़का है। राम की जगह पे मैं यूज करूंगा यहाँ वह रोज स्कूल जाता है। वह पढ़ने में तेज है। ठीक है। हमने यहाँ पे एक बार बता दिया कि हम बात कर रहे हैं राम के विषय में। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? राम के विषय में बात कर रहे हैं। और बार बार हर लाइन में राम को प्रदर्शित करने के लिए हम इसके नाम का यूज नहीं करेंगे। राम क्या है? नाउन है, क्योंकि ये किसी व्यक्ति का नाम है। ठीक है। और इस नाउन के स्थान पर हमने यूज किया वह। ठीक है। राम एक अच्छा लड़का है, वह रोज स्कूल जाता है। तो वे शब्द जो संज्ञा को रिपीट होने से, हमने यहाँ पे राम 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 इस शब्द को हम रिपीट कर रहे थे, और इसी रिपीटेशन को रोकने के लिए हमने क्या यूज किया? वह। तो वह क्या हुआ? वह हुआ आपका प्रोनाउन, यानी सर्वनाम। आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे। यानी जो सर्वनाम शब्द होते हैं वे संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को, यानी उनके रिपीटेशन को रोकने के लिए संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। तो सर्वनाम यानी सबका नाम, ये सबके नाम के स्थान पर यूज किए जाते हैं। इसके साथ साथ संज्ञा शब्दों को रिपीट होने से रोकना इनका मुख्य काम होता है। एक प्रश्न आता है सर्वनाम से संबंधित कि सर्वनाम शब्द कैसा शब्द है? तो सर्वनाम जो शब्द होते हैं वो विकारी शब्द होते हैं। और विकारी क्या होता है? विकारी का अर्थ क्या है? ये शब्द आपने कई बार हिंदी में देखा होगा। पिछली क्लासेस अगर आपने नहीं देखी हैं तो उनमें भी मैंने विकारी शब्द को परिभाषित किया है अच्छे तरीके से। ठीक है। तो विकार का मतलब होता है चेंज। ठीक है।
विकार शब्द जो होता है, जैसे हमने बोला विकार, विकार का अर्थ क्या है? विकार का अर्थ है विकृति, यानी किसी भी चीज़ में चेंज होना, परिवर्तन होना। ठीक है। विकारी शब्द क्या होते हैं? जिनमें लिंग, वचन, कारक, इन चीज़ों के आधार पर, लिंग, वचन और कारक, इनको मैं पहले बता चुका हूँ, बिल्कुल चैप्टर वाइज तरीके से मैंने आपको बता रखा है, तो इस चीज़ के बारे में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे नहीं दूंगा। तो लिंग, वचन, कारक के आधार पर अगर कोई शब्द में परिवर्तन किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, विकृति उत्पन्न की जा सकती है, तो वो क्या है? वो विकारी शब्द है। ठीक है। तो सर्वनाम भी एक विकारी शब्द है। सर्वनाम से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वनाम कैसा शब्द है, तो आप यहाँ से बिल्कुल याद रखेंगे इस चीज़ को कि सर्वनाम एक विकारी शब्द है। ठीक है। इसके साथ साथ एक प्रश्न और बनता है कि सर्वनाम में किन चीज़ों के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है, तो इसमें वचन और कारक के आधार पर चेंज किया जा सकता है। ये पॉइंट है, ये पिछले एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ को स्पेशली इसको डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है। एक प्रश्न आता है कि हिंदी में कुल सर्वनामों की संख्या कितनी होती है, जो मूल सर्वनाम शब्द होते हैं। यहाँ पे सर्वनाम के प्रकार की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। सर्वनाम के प्रकारों की अगर बात करें तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, उसके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं आगे, लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सर्वनाम शब्दों की, जो मूल शब्द होते हैं सर्वनाम के। सर्वनाम के मूल शब्द कितने होते हैं? मूल शब्द होते हैं 11। ठीक है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, ये भी परीक्षा में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तो जो मूल सर्वनाम शब्द होते हैं, मूल का मतलब है जिनको बनाने के लिए किसी अन्य शब्द की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि इन मूल शब्दों की सहायता से और अन्य जो सर्वनाम हैं वो बनाए जा सकते हैं। ठीक है। तो ये मूल शब्द हैं, ये अपने आप में स्वतंत्र है। तो मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई और कुछ, इस तरीके से ये 11 शब्द जो हैं ये मूल सर्वनाम शब्द हैं। तो आप यहाँ से याद रखेंगे कि हिंदी में सर्वनाम शब्दों की या मूल सर्वनाम शब्दों की संख्या कितनी होती है? तो 11 होती है। ठीक है। अब बात करते हैं प्रयोग की दृष्टि से, यानी हम हिंदी में जो यूज़ करते हैं उस यूज के हिसाब से सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रयोग की दृष्टि से सर्वनामों की प्रकार जो हैं वो हैं 6। कौन कौन से प्रकार हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम पहला, निश्चयवाचक सर्वनाम या निश्चयवाचक को हम संकेतवाचक भी कहते हैं। ठीक है। अनिश्चितवाचक हो गया, संबंधवाचक हो गया, प्रश्नवाचक हो गया और निजवाचक हो गया। इस तरीके से प्रयोग की दृष्टि से सर्वनामों के प्रकार हैं 6, और इन्हीं 6 प्रकारों के बारे में हम मुख्य रूप से बात करेंगे। आपकी परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इन्हीं 6 प्रकारों से संबंधित पूछे जाते हैं। किस तरीके से प्रश्न बनते हैं, उन्हें एग्जाम्पल की सहायता से हर एक आपका जो सर्वनाम है उसको डिफाइन करते हुए, परिभाषित करते हुए, उनके उदाहरणों को किस तरीके से परीक्षा में पूछा जाता है उनको हम यहाँ पर बात करते चलेंगे। ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम को अगर हम सीधे शब्दों में, आपको बिल्कुल भी जो इसकी परिभाषा है या इसको समझने का जो तरीका है, आपको बिल्कुल कॉम्प्लिकेट नहीं बनाना है, इसको जटिल नहीं बनाना है, सीधे सीधे समझना है। ठीक है। और सीधे सीधे समझेंगे तो ज़्यादा समय तक आप इसको याद रख पाएंगे। तो पुरुषवाचक सर्वनाम की हम बात कर रहे हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? वक्ता, श्रोता या अन्य व्यक्ति के लिए ये प्रयुक्त होता है। अब इसको समझें। वक्ता का मतलब होता है बोलने वाला, स्पीकर। ठीक है। वक्ता का मतलब होता है जो किसी बात को बोलता है, स्पीकर। ठीक है। श्रोता कौन होता है? ऑडियंस, जो किसी बात को सुनता है। इसके अलावा कोई अदर पर्सन भी हो सकता है, उसके लिए सीधे रूप में यूज किए जाते हैं। अब यहाँ पे उदाहरण के द्वारा हम इसको देख लेते हैं। ठीक है। वक्ता, श्रोता और किसी अन्य व्यक्ति के लिए किस तरीके से पुरुषवाचक सर्वनाम को यूज किया जाता है। ठीक है। जैसे मैं बाजार जाता हूं, हम मैदान में खेलते हैं। ठीक है। मैं बाजार जाता हूं, इस वाक्य को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या नजर आ रहा है? मैं बाजार जाता हूं, यानी मैं अपनी बात कर रहा हूं और इस बात को मैं स्वयं कह रहा हूं, यानी बोलने वाला कौन है? मैं। स्पीकर कौन है? मैं इस बात को कह रहा हूं कि मैं बाजार जाता हूं, तो किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात नहीं हो रही है, मेरे खुद के बारे में बात हो रही है। और इस बात को कहने वाला कौन है?
बाजार जाने वाली बात को कहने वाला व्यक्ति कौन है? मैं ही तो हूँ, यानी मैं कौन हूँ? स्पीकर। ठीक है, मैं वक्ता हूँ। मैं कौन हूँ? वक्ता, स्पीकर। हम मैदान में खेलते हैं, यानी हम, यहाँ ये बहुवचन शब्द है हम, और एक से अधिक व्यक्तियों के बारे में बात हो रही है, यानी व्यक्तियों का एक समूह है और वो ये बात कह रहे हैं कि हम मैदान में खेलते हैं। यानी इस बात को कहने वाला, मैदान में खेलने वाली बात को कहने वाला कौन है? हम। यानी हम कई लोग हैं, कई लोगों का समूह है और हम इस बात को कह रहे हैं कि हम मैदान में खेलते हैं। यानी इस बात को कहने वाले कौन हैं? हम ही तो हैं। तो हम कौन हुए? वक्ता हुए, स्पीकर हुए। ठीक है, तो यहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं कि ये शब्द जो यूज किए जाते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम जो यूज किए जाते हैं, ये कहाँ किए जाते हैं? वक्ता के द्वारा। जब किसी बात को कहा जाता है बोलने वाले के द्वारा, वक्ता को और अच्छी तरीके से समझें तो वक्ता का मतलब होता है बोलने वाला, किसी भी बात को कहने वाला। तो जो किसी भी बात को बोलने वाला होता है, कहने वाला होता है, वक्ता वही होता है, वही स्पीकर होता है। तो ये अपने आप किसी बात को कहता है, तो उसी के संबंध में पुरुषवाचक सर्वनाम यूज किए जाते हैं। पुरुषवाचक से ही आप समझ सकते हैं कि पुरुषवाचक है तो सीधे सीधे किसी न किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। अब एक प्रश्न आता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम आपके कितने प्रकार के होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनामों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। वो कौन कौन से 3 भाग हैं? उत्तम पुरुष, ठीक है, इनको पुरुष कहते हैं क्योंकि पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हम पढ़ रहे हैं, तो इनको बोलेंगे हम पुरुष। ठीक है, मैंने वहाँ पे लिखा नहीं है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये 3 जो है पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं। अगर आपने 10th स्टैंडर्ड तक भी, अगर आपने कक्षा 10 या 12वीं तक भी अंग्रेजी पढ़ी होगी तो वहाँ पे आपने पढ़े होंगे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो वहाँ पे आपने देखा था कि फर्स्ट पर्सन जो होता है उसमें आई और वी होता है। ठीक है, यानी मैं और हम, तो वही यहाँ पे है, वही चीज़ है सेम। ठीक है, उत्तम पुरुष जो होता है उसमें कौन कौन से शब्द आते हैं या कौन कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम आते हैं? मैं और हम। ठीक है, मध्यम पुरुष में कौन से आते हैं? ये सेकंड पर्सन होता है, यहाँ पे यू का यूज होता है। ठीक है, ये सभी चीज़ें यू ही है। यू का मतलब होता है तुम, आप या तू। ठीक है, तुम, आप या तू, ये तीनों ही शब्दों का अर्थ यू होता है अंग्रेजी में। तो अंग्रेजी में जैसे आपने सेकंड पर्सन पढ़ा होगा तो वहाँ पे केवल एक ही वर्ड आता है यू। आई और वी फर्स्ट पर्सन में आते हैं, यू सेकंड पर्सन में आते हैं, और ही, शी, इट, दे ये अंग्रेजी में जब आते थे तो थर्ड पर्सन में आते थे। आप ये मत कहना कि मैं हिंदी में अंग्रेजी घुसा दी, लेकिन एक समझने की दृष्टि से मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपने 10वीं 12वीं तक क्लास में भी, आपने कक्षा 10 या 12 में भी अंग्रेजी पढ़ी होगी तो ये चीज़ें आपके लिए बिल्कुल सामान्य है। ठीक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं और हम आते हैं, मध्यम पुरुष में तू, तुम या आप आते हैं। ठीक है, आप एक ही शब्द याद रखें, केवल तुम याद रखो, और तुम से जुड़े हुए शब्द कौन से होते हैं? तू होता है, आप होता है, ये भी तो इसी संबंध में यूज किया जाता है, तो मध्यम पुरुष में ये आ जाते हैं। अन्य पुरुष की बात करें तो यह, वह, ये, वे। ठीक है, यह, ये और वह, वे, ये 4 शब्द जो होते हैं ये अन्य पुरुष में आते हैं। अब एक यहाँ से थोड़ा सा इनको और समझते हैं कि जो उत्तम पुरुष होता है, उत्तम पुरुष यानी मैं और हम का यूज, अभी मैंने यहाँ पे मैं और हम के बारे में बताया था। मैं और हम, यहाँ पे देखें ये किसने किसके लिए यूज किया इस शब्द को। मैं और हम का प्रयोग जो किया था वो किस व्यक्ति ने किसके लिए किया? तो यहाँ पे कोई व्यक्ति नजर आ रहा है? यहाँ पे जो बोलने वाला होता है, वक्ता होता है, स्पीकर होता है, उसने खुद के लिए इस शब्द को यूज किया। समझ रहे हैं? मैं और हम का यूज किसने किया? ये वक्ता ने किया, जो किसी बात को कह रहा है, बोल रहा है। उस बोलने वाले व्यक्ति ने मैं और हम का यूज किसके लिए किया? स्वयं के लिए किया। तो यहीं से इस चीज़ को आसानी से समझा जा सकता है कि जो मैं और हम हैं, यानी जो उत्तम पुरुष में आने वाले सर्वनाम हैं, मैं और हम, इनको वक्ता या लेखक के द्वारा स्वयं के लिए प्रयुक्त किया जाता है। क्लियर? मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप, वक्ता के द्वारा इन शब्दों को, इन सर्वनामों को श्रोता के लिए यूज किया जाता है। जैसे एक शब्द, एक वाक्य यहाँ पे हम लिखते हैं, तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? ध्यान से समझेंगे, तुम क्या कर रहे हो, करने वाला कौन है यहाँ पे? तुम। ठीक है, अब यहाँ को थोड़ा सा भावार्थ समझेंगे इस वाक्य का।
तो आप ये पाएंगे कि ये जो वाक्य है तुम क्या कर रहे हो, ऐसा आपको प्रतीत हो रहा होगा कि इस व्यक्ति से कोई अन्य व्यक्ति कुछ पूछ रहा है। जैसे मैं ही आपसे पूछूं कि आप क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तो पूछने वाला कौन हुआ, मैं, और पूछ किससे रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो आप कौन हुए, श्रोता। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं वक्ता हूँ, मैं स्पीकर हूँ, मैं बोलने वाला हूँ। आप लोगों को मैं जो है निर्देशित कर रहा हूँ या आप लोगों से कुछ कह रहा हूँ, आप मेरी बात को सुन रहे हो, तो आप कौन हो, श्रोता हो। ठीक, ऑडियंस हो आप। तो मैं इस बात को कह रहा हूँ कि तुम क्या कर रहे हो, तो वक्ता मैं हुआ और श्रोता आप हुए। तो जो तुम यूज होता है, तुम, तू या आप शब्द यूज होता है, वो वक्ता करता है। किसके लिए करता है, सुनने वाले के लिए, श्रोता के लिए। क्लियर, यहाँ से भी मैं आशा करता हूँ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं हैं, बड़ी आसान सी चीज़ें हैं, आप समझ पा रहे होंगे। तो उत्तम पुरुष में मैं और हम आते हैं, ये वक्ता या लेखक अपने लिए यूज करता है। मध्यम पुरुष में तुम, आप या तू ये शब्द आते हैं और ये वक्ता के द्वारा या लेखक के द्वारा श्रोता या पढ़ने वाले के लिए यूज किया जाता है। अन्य पुरुष में यह, वह, ये, वे, ये शब्द आते हैं, ये किसी अन्य व्यक्ति के अर्थ में यूज किए जाते हैं। ठीक है, यह, वह, ये, वे किसी अन्य व्यक्ति के अर्थ में यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो यहां से ये हो गया। अब इसके बाद में निश्चयवाचक जो है, संकेतवाचक जो है, इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, निश्चयवाचक को संकेतवाचक भी कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से यह, ये, वह, वे, ये शब्द आते हैं। निकटवर्ती और दूरवर्ती, इन दोनों शब्दों को याद रखें। इसके बाद में आप निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम को आसानी से समझ जाएंगे। यानी जो निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम होता है वो दूर की या पास की, यानी निकट की या दूर की किसी वस्तु को या व्यक्ति को निर्देशित करने के लिए या प्रदर्शित करने के लिए यूज किया जाता है। अब निकटवर्ती, यह शब्द और ये शब्द, ये जो है निकटवर्ती वस्तु या व्यक्ति के लिए यूज किए जाते हैं। वह और वे, ये जो है दूरवर्ती व्यक्ति या वस्तु के लिए यूज किए जाते हैं। अब इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। यह, ये जो दोनों शब्द हैं या दोनों सर्वनाम हैं, यह जो यूज किया जाता है पास की किसी एक वचन या एक व्यक्ति के लिए या एक वस्तु के लिए यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए मेरे सामने ये बोर्ड है। ठीक है, अब मैं पूछूं कि यह बोर्ड कैसा है, यह कैसा बोर्ड है या यह किसका बोर्ड है, मैं इस तरीके से बात करूं, यह किसका बोर्ड है। ठीक है, तो यह मैं कह रहा हूं, तो यानी ये चीज़ मेरे पास है, यानी निकट है, मेरे नज़दीक है, इसीलिए मैंने इसको यह बोल रहा हूं। यही बोर्ड जो है मुझसे 100 मीटर की दूरी पर मुझे दिखाई देता या लगा हुआ होता कहीं पे, तो मैं इसको यह बोर्ड थोड़ी बोलता, मैं इसको क्या बोलता, वह बोर्ड। ठीक है, वह बोर्ड किसका है, इस तरीके से मैं इसको बोलता। तो दूर की वस्तु होगी तो उसके लिए वह यूज करेंगे, निकट की वस्तु होगी उसके लिए यह यूज करेंगे। ये याद रखेंगे कि यह और वह, ये दोनों निकट और दूर की वस्तुओं के लिए यूज किए जाते हैं और एक वचन के अर्थ में ये प्रयुक्त होते हैं। वहीं ये और वे, ये दोनों जो शब्द हैं, ये और वे, ये शब्द जो होता है पास की यानी निकट की बहुत सारी चीज़ों के लिए, बहुत सारी वस्तुओं के लिए या बहुवचन व्यक्तियों के लिए किया जाता है। जैसे मेरे पास में मान लीजिए किताबों का एक गट्ठर रखा हुआ है, तो मैं क्या बोलूँगा, मैं उनको ये बोलूँगा, ये किताबें बोलूँगा, या फिर उनको मैं वे किताबें बोलूँगा। वे किताबें मैं उनको तब बोलूँगा जब किताबें मुझसे दूर रखी हुई हैं, तब मैं कहूँगा वे किताबें, ऐसे ही तो बोलूँगा। और अगर किताबें मेरे पास रखी हुई हैं तो मैं उनको क्या बोलूँगा, ये किताबें। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ये शब्द जो है पास की बहुत सारी चीज़ों के लिए या बहुत सारे व्यक्तियों के लिए यूज किया जाता है। और वे शब्द जो है, ये वे शब्द जो है ये दूर के बहुवचन के अर्थ में किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आप समझें निकटवर्ती चीज़ें जो हैं, निकटवर्ती वस्तुएं या निकटवर्ती व्यक्तियों के लिए यह एक वचन के अर्थ में और ये बहुवचन के अर्थ में। वहीं दूरवर्ती वस्तुओं के संबंध में वह एक वचन के अर्थ में और वे बहुवचन के अर्थ में यूज किया जाता है। निश्चयवाचक संकेतवाचक सर्वनाम को देखें तो इसको हम परिभाषित करते हैं कि निकट या दूर की वस्तु या व्यक्ति के निश्चित अर्थ में किया जाता है। ठीक है, अब यहां से प्रश्न आपसे कैसे पूछा जा सकता है, प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है, ये किसकी किताबें हैं, ये किसकी किताबें हैं।
आपसे पूछ लेगा निम्नलिखित वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, तो आप देखेंगे ये आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, ये आ रहा है। तो ये क्या है, ये किसके अंतर्गत आता है, निश्चितवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम है। ठीक है, यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बता रहा हूं। मैंने यहाँ पे वाक्य लिखा है ये किसकी किताबें हैं। अगर इसके स्थान पर मैं इस वाक्य को ऐसे लिखता, ये किताबें किसकी हैं, ये किताबें किसकी हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे क्या इन दोनों वाक्यों का अर्थ समान है। देखिए ये किसकी किताबें हैं, तब भी मैं सेम चीज ही पूछ रहा हूँ, ये किताबें किसकी हैं, तब भी मैं सेम चीज पूछ रहा हूँ। लेकिन ये व्याकरण है, ये सामान्य हिंदी है, और यहाँ पर एक छोटी सी चीज का भी अर्थ बड़ा अलग हो जाता है। ये किताबें, ये किसकी किताबें हैं, अगर इस तरीके से कोई वाक्य लिखा हुआ है तो यहाँ पर ये जो है, ये वाला, ये क्या है, ये सर्वनाम है, निश्चितवाचक सर्वनाम। और इस वाक्य में ये किताबें किसकी हैं, इस वाक्य में ये सर्वनाम नहीं है भैया, ये विशेषण है। अब आप पूछेंगे ऐसा कैसे हो गया, चीज़ तो एक ही है, ये किसकी किताबें हैं, यहाँ पर भी वही सेम बात हो रही है, ये किताबें किसकी हैं, यहाँ पे भी वही सेम बात हो रही है। तो यहाँ पे ये सर्वनाम हो गया और यहाँ पे विशेषण कैसे हो गया। तो यहाँ पे आप एक पॉइंट याद रखेंगे, अगर किसी भी जो कि किसी दूर या पास की वस्तु के लिए जो शब्द यूज किए जाते हैं, यानी जनरली आप इन 4 शब्दों को देखें, यह, ये, वह, वे, अगर इनके तुरंत बाद कोई संज्ञा शब्द आ जाता है, कोई नाउन आ जाता है। किताबें क्या है, नाउन है, ठीक है, किताबें क्या है, नाउन है, जातिवाचक संज्ञा है। संज्ञा के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अगर इन शब्दों के बाद में यह, ये, वह, वे, इन शब्दों के तुरंत बाद क्या आता है, कोई नाउन आ जाती है, तो ये शब्द सर्वनाम न रहकर विशेषण की श्रेणी में आ जाते हैं। तो आपको बस यही ध्यान रखना है। ठीक है, जब भी कोई वाक्य आपको दिया होता है, प्रश्न पत्र में कोई भी चीज़ आपसे ऐसी पूछी जाती है जहाँ पर ये शब्द आपको नजर आते हैं, तो सबसे पहले उस चीज़ को समझने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि इन शब्दों के तुरंत बाद कोई संज्ञा शब्द तो नहीं दिया है। अगर संज्ञा शब्द इनके बाद में दे रखा है तो इसका तात्पर्य ये है कि वो शब्द विशेषण है। ठीक है, अगर इसके बाद में संज्ञा नहीं दे रखी है तो ये सर्वनाम की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको। तो निश्चित या संकेतवाचक सर्वनाम होते हैं वो निकटवर्ती या दूरवर्ती व्यक्ति या वस्तुओं को निश्चित अर्थ में ये यूज किए जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में आता है आपका अनिश्चितवाचक सर्वनाम। ठीक है, अनिश्चित के नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे कि अनिश्चित का मतलब होता है इनडेफिनिट। ठीक है, मतलब इसकी कोई निश्चित बात के बारे में हमको नहीं पता चल रहा है। जनरली अनिश्चितवाचक सर्वनामों में 2 सर्वनाम यूज होते हैं, कोई और कुछ। ठीक है, ये जो दोनों शब्द हैं अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हमको कराते हैं, या हमें किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताते हैं। सामान्यतः इनमें से एक प्रश्न ये आता है कि जो कोई सर्वनाम है, ठीक है, ये वाला जो सर्वनाम है, सामान्य रूप में यह सर्वनाम व्यक्ति के अर्थ में किया जाता है, यानी हम कह सकते हैं जो कोई है, ठीक है, कोई, ये जो है लिविंग चीज के अर्थ में किया जाता है। और कुछ का अर्थ सामान्यतः इसके कुछ अपवाद भी हो सकते हैं। ठीक है, आप बिल्कुल इसको बिल्कुल ठीक से समझें इसको, इसके अपवाद भी हो सकते हैं। कोई जो है ये लिविंग चीज के अर्थ में किया जाता है, कुछ जो है ये नॉन लिविंग चीज के अर्थ में यूज किया जाता है। ठीक है, यानी ये सजीव कोई व्यक्ति हो सकता है, नॉन लिविंग कोई वस्तु हो सकती है। ठीक है, तो याद रखेंगे कोई और लिविंग चीज के अर्थ में और कुछ नॉन लिविंग चीज के अर्थ में। अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का ये बोध कराते हैं। यहाँ पे कुछ उदाहरणों की सहायता से हम इसको समझेंगे। एग्जाम्पल समझते हैं इसके। कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, आप कहीं पे बैठे हुए हैं, 2 लोग 4 लोग, और वहाँ पे अचानक आपको किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई देती है, तो आप क्या कहेंगे? लगता है कोई आ रहा है। तो कोई आ रहा है, इस अर्थ को आप समझने की कोशिश करें तो आप ये पता लगा पाएंगे कि वास्तव में
जिस वाक्य के बारे में यहाँ हम बात कर रहे हैं कोई आ रहा है, तो वहाँ पे हमको किसी भी चीज़ के बारे में स्पष्टतया पता नहीं है ये कौन आ रहा है। मतलब ये एक अनिश्चित चीज़ है। कोई आ रहा है मतलब कोई भी हो सकता है, कोई कुत्ता हो सकता है, कोई आदमी हो सकता है, कोई पुलिस वाला हो सकता है। आ रहा है, हमको इतना पता है कोई आ रहा है, लेकिन वो आने वाला व्यक्ति कोई भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे जो सर्टेनिटी नहीं है, ठीक है, निश्चित चीज़ नहीं है, अनिश्चित है। यहाँ पे कोई आ रहा है, ठीक है। इस थैले में कुछ कंचे हैं, ठीक है। कुछ मतलब आपको संख्या के बारे में नहीं पता है, कुछ कंचे हैं। कंचों की संख्या कुछ भी हो सकती है, 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 10 हो सकती है, 20 हो सकती है, कुछ यहाँ पर कहा जा रहा है। तो इसका मतलब है ये भी अनिश्चित चीज़ के बारे में हमको डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। कोई और कुछ दोनों जो है अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में हमको बताते हैं। संबंधवाचक देखते हैं। किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से, यानी एक ऐसा शब्द, संबंधवाचक सर्वनाम एक ऐसा शब्द होता है जो किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से क्या बनाता है, संबंध बनाता है। जैसे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आप याद रखेंगे कि संबंधवाचक सर्वनामों में कौन कौन से शब्द आते हैं, वो भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं। जो, सो, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी, जैसी, वैसी। अब वाक्य बना करके देखते हैं किस तरीके से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा, ठीक है। करने वाला यानी किसी काम को करने वाला, इसके साथ साथ में उस काम का परिणाम भोगने वाला, उस काम का परिणाम भोगने वाला, इन दोनों के बीच में क्या यहाँ पर संबंध बताया जा रहा है कि जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा, जो करेगा सो भरेगा। तो यहाँ पे 2 चीज़ें यूज हुई हैं आपकी, जो और सो। समझ रहे हैं, जो और सो। ये जो और सो जो है एक रिलेशन पैदा कर रहे हैं किसके बीच में, करने वाले और भरने वाले के बीच में। तो ये दोनों कैसे हैं, संबंधवाचक सर्वनाम हैं, ठीक है। जैसी करनी वैसी भरनी, यहाँ से आप जैसी करनी वैसी भरनी। इसके अलावा जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये भी आपका जो है उदाहरण बन सकता है यहाँ से, जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है। तो ये जो है क्या करते हैं, किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध प्रकट करते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, प्रश्नवाचक में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। सीधी सी बात, आपको जो है सर्वनाम यूज तो होगा, लेकिन वो सर्वनाम ऐसा होगा जो वाक्य को प्रश्नवाचक बना देगा, ठीक है। जनरली क्या, कौन, कैसे, ये शब्द यूज किए जाते हैं। कैसे का भी यूज जो है बहुत कम होता है, कैसे का भी यूज बहुत कम होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम में। सामान्यतः क्या और कौन, इन दोनों शब्दों का प्रयोग प्रचुर मात्रा में सर्वनाम में देखने को मिलता है। क्या जो है किसी वस्तु के अर्थ में किया जाता है, ध्यान रखेंगे, क्या जो है किसी वस्तु के अर्थ में किया जाता है, प्रश्नवाचक की हम बात कर रहे हैं। क्या जो है सामान्यतः वस्तु के अर्थ में, और कौन जो है सामान्यतः व्यक्ति के अर्थ में यूज होता है, ठीक है। क्या और कौन जहां पे आ जाते हैं, जैसे कौन बाजार जाएगा, ठीक है, कौन बाजार जाएगा। यहाँ पे जो कौन है ये क्या है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ठीक है, क्योंकि कौन किसी न किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है, यानी बाजार जाने वाला कोई ना कोई व्यक्ति होगा, और उस व्यक्ति को किसके द्वारा बताया जा रहा है, कौन के द्वारा बताया जा रहा है, यानी कौन उस व्यक्ति के बारे में हमसे बात कर रहा है। तो कौन बाजार जाएगा, इस जगह पर कौन जो है ये क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ठीक है। यहाँ से आप इस चीज़ को आसानी से समझ सकते हैं। अब निजवाचक, ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद में निजवाचक। एग्जाम्पल, आप जैसे आपके पास कोई भी बुक हो, जिस बुक से आप हिंदी को पढ़ रहे हैं, उसमें सर्वनाम वाले चैप्टर के पीछे जो आपको एमसीक्यूज दे रखे हों, बहुविकल्पीय प्रश्न दे रखे हों, इस वीडियो को देखने के बाद में, पूरा देखने के बाद में आप एक बार उन प्रश्नों को लगा करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने बहुत कुछ सीख लिया है। सर्वनाम में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। आपको सर्वनामों के प्रकार, इनके बारे में,
इनकी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। बाकी यहाँ पे 20 एग्जाम्पल दे दो, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे ये मुश्किल से 20 मिनट का चैप्टर है और इसमें मैं 3 घंटे में इसको आपको यहाँ पे समझाता रहूँ, ठीक है। काम की बात तो 20 मिनट में ही ख़त्म हो जाएगी, काम की बात करने में 30 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा। लेकिन इसमें मैं अगर आपसे बहुत सारी कहानियाँ सुनाने लग जाऊँ या अपनी जीवन गाथा सुनाने लग जाऊँ तो वो क्या है, आपका समय वेस्ट होगा उस चीज़ में, ठीक है। तो आप जो भी बुक से आप हिंदी पढ़ रहे हो उसके जो MCQs हैं, उसके जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उनको आप लगा करके देखिए, तब आप ये रियलाइज़ कर पाएंगे कि ये जो सर्वनाम है बड़ा सामान्य सा चैप्टर है और यहाँ से आप जो सीख करके जा रहे हैं इसको आप वहाँ पे यूज करेंगे, उन प्रश्नों को हल करने में यूज़ करेंगे तो आप आसानी से सभी प्रश्नों को हल कर देंगे, ठीक है। निजवाचक, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसको बोलते हैं अंग्रेजी में, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। तो निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, जो तीनों पुरुष होते हैं, चाहे वो उत्तम पुरुष हो, मध्यम पुरुष हो, अन्य पुरुष हो, तीनों पुरुषों में निजता का बोध कराता है, ठीक है, अपनेपन का बोध कराता है। तो अपनेपन का बोध कराने वाले शब्द अपने आप, ठीक है, आप, स्वयं, खुद, निज, आप ही, ये शब्द जो है एक तरह से हम कह सकते हैं निजवाचक सर्वनाम के रूप में यूज होते हैं। यहाँ पर इसको आप समझ पा रहे होंगे, अपने आप, ये वाला आप और ये वाला आप, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा था आप, इसको आप मध्यम पुरुष वाला आप मत समझना, ठीक है, इसका अर्थ कुछ और है। वहाँ पर इस आप का मतलब है यू, यानी तुम के अर्थ में वहाँ पे आपका यूज हो रहा है। यहाँ पे आपका अर्थ किस तरीके से यूज होगा, जैसे मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा बताता हूँ। मैं यह काम आप ही कर लूँगा या आप कर लूँगा, ठीक है, आप कर लूँगा। तो यहाँ पे जो आप है ये निजवाचक सर्वनाम है, ठीक है, निजवाचक सर्वनाम है। मैं यह काम अपने आप कर लूँगा, ये भी जो है निजवाचक सर्वनाम है। मैं यह काम स्वयं कर लूँगा, ये भी निजवाचक सर्वनाम है। मैं यह काम खुद कर लूँगा, ये भी निजवाचक सर्वनाम है, ठीक है। और निज काम स्वयं करो, निज का भी मतलब होता है अपना, ठीक है। तो निज काम स्वयं करो यानी अपना काम स्वयं करो, ये भी जो है निजवाचक सर्वनाम है। आप ही, ये भी निजवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ से इसके एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ज़्यादा लिखूँ उससे भी कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल बताया, मैं यह काम आप कर लूँगा, इसी में आप जोड़ के देखिए, मैं यह काम आप कर लूँगा, तो मैं इसको ऐसे भी तो बोल सकता हूँ मैं यह काम अपने आप कर लूँगा। मैं इसको ऐसे भी तो बोल सकता हूँ मैं यह काम खुद कर लूँगा, ठीक है, या मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ मैं यह काम स्वयं कर लूँगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें बनाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा जटिल चीज़ें मत बनाइए, बहुत ईजी सी चीज़ें हैं, इसको आसानी से समझिए। और आप ये जो आपने पढ़ा आज सर्वनाम के बारे में, इसको आप किसी भी बुक से जब हिंदी पढ़ रहे हो तो सर्वनाम का जो चैप्टर है उसके पीछे जितने भी प्रश्न आपको दिए होंगे उनको हल करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो आप आसानी से उसको बिल्कुल इजीली सॉल्व कर पाएंगे। 2-3 पॉइंट जहाँ पे जो अलग थे उनको थोड़ा सा याद रखेंगे। मूल सर्वनाम शब्दों की संख्या 11 होती है। सर्वनाम विकारी शब्द होता है, वचन और कारक के आधार पर इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है। संज्ञा शब्दों को रिपीट होने से बचाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये सर्वनाम की सामान्य सी बातें हैं। बाकी सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, 6 के 6 प्रकार आप यहाँ पे अच्छी तरीके से सीख सके हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको एक ही काम करना है कि ये क्लास देखने के बाद में अगर आपको ये कंटेंट पसंद आता है, मैं आपसे ये मत सोचना कि मैं सब्सक्राइब करने की कहूँगा, मैं सब्सक्राइब करने की नहीं कहूँगा। मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आपको ये कंटेंट पसंद आता है तो अपना फीडबैक ज़रूर दें। मुझे आपका बस फीडबैक चाहिए। अगर आपका फीडबैक जो भी आता है पॉजिटिव नेगेटिव, तो वो कहीं ना कहीं और अच्छी तरीके से आपके लिए काम करने में मदद करेगा। एक तरह से वो मोटिवेशन का काम करता है, ठीक है। यही चीज़ें आप अगर किसी से पेड कोर्स लेंगे, किसी कोचिंग से किसी टीचर का पेड कोर्स लेंगे तो 2000-3000 में वो चीज़ें मिलेंगी। मैं आपसे कुछ नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। और मुझे चाहिए भी नहीं, क्योंकि ना तो मैं संस्था चलाता हूँ, ना मुझे एडवर्टाइजमेंट चाहिए। किसी भी प्रकार का मैं विज्ञापन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं तो बस ये है, जो चीज़ें मुझे समझ में आती हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये दूसरों तक पहुँचानी चाहिए। इससे अगर किसी को बेनिफिट होता है तो इसमें मेरा क्या जा रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।